हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त योगेश अपने यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नदी घाटियों के किनारे किनारे या नदी घाटियों के सहारे हमारी जो प्रकृति की खूबसूरती को देखने का जो सफ़र है, ये लगातार जारी है। अभी हम आपको हिमाचल प्रदेश की ऊपरी शिमला की पब्बर नदी घाटी के खूबसूरत गांव दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक खूबसूरत गांव में हमारा सफ़र अब आ पहुंचा है, जिसका नाम है श्रोता गांव। दोस्तों, श्रोता गांव शिमला से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और श्रोता गांव एक ऐसा गांव है जो सेब के उत्पादन में शिमला ज़िले में एक अग्रणी गांव रहा है। दोस्तों, हम जानते हैं शिमला ज़िले में सबसे पहले सेब 1917-18 के आसपास कोटगढ़ में सत्यानंद स्टोक्स जी ने सेब अमेरिकी किस्म के सेब के पेड़ों को लाया था। उसके बाद श्रोता एक ऐसा गांव रहा है जिसने 1923 के आसपास सेब का उत्पादन शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इस गांव में कुछ पुराने घरों के सहारे हम इस गांव की विविधता को समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करके इस गांव के विविध सांस्कृतिक पहलुओं को और मुख्य व्यवसाय इत्यादि को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत। मेरा नाम रामरतन है। मेरी उम्र 75 साल है। मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, श्रोता का। तो ये जो मकान है हमारी पुरानी संस्कृति के अनुसार बहुत पुराने हैं। ये हमारे जो बुजुर्ग थे इसमें रहते थे। तो इस शैली के मकान बहुत ही कम अब उपलब्ध है। वो बहुत सारे रेनोवेट हो गए, कुछ आके जल गए हैं। तो आज हम आपको इस मकान में, जहाँ हमारे बुजुर्ग रहते थे, इसमें तो इसका कम से कम 200 साल पुराना मकान है ये। तो हम लोग इसी में ही रहते थे और हमारा पुराना जो इसका भंडार है अनाज का, वो इस तरह से हुआ करता था। ये लॉक था यहाँ पे, और ये चौकीदारी के लिए ये जो चैन लगी है, तो इस तरह से यहाँ पे अनाज का भंडार अंदर हुआ करता था। बस इतना ही है। यहाँ देखो दरवाजा हाँ जी। का डिजाइन इसमें देखो। फ्लैश जाओ। हाँ जी, लाइट जाओ। आ रहा है, इसमें बढ़िया है। ये सारा ऊपर तक देखो। क्या बात है। जबरदस्त मकान है। देखो कैसे आ रहा है। हाँ जी। मंदिर है नूर है ना। दोस्तों, आप देखिए हमारे प्राचीन शैली के बने हुए मकान कितने भव्य होते थे। ये प्राचीन लोगों की जो एक आर्ट की समझ थी उसको भी दिखाते हैं। समझ लिखा है इसमें। हाँ जी। हाँ देखो भाई, बाकी खेती हाँ, बिल्कुल कट। 1213 क्या है ये लिखा। हाँ जी, ऐसा है कुछ। हाँ देखो।
ये ना उसके नानी के वो नाना था जानकी नाना जानकी हाँ से हाँ जानकी क्यों नाना लोग क्यों उनका था मेरे को नहीं होता ना। सास के हमारी भाषा में इसको डांफी बोलते हैं। और मकान छोटा है चाहे बड़ा है, डांफी का होना हर मकान में आवश्यक था और है भी। पहले समय के मकानों में डांफी हर मकान में होनी आवश्यक ही है। और यहाँ पे बुजुर्ग लोग जो भी आदमी आते हैं हमेशा डांफी पे बैठाया उनको जाता था और इसी पे ही तम्बाकू पीते उनकी तम्बाकू सेवा की जाती थी। तम्बाकू पीते थे ये हर से- छोटा मकान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डांफी का होना आवश्यक था। ये देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चूल्हा, और ये यहाँ पर शेल्फ्स बनी हुई है, इसमें स्टोर करने के लिए, ये आप देख सकते हैं। अभी नहीं करता ये सब चीजें थोड़े लगाया था ते मान लो ना छोड़ गए ना 20 रुपए किलो है आजकल 30-32 रेट पे अभी नहीं खोदा मैं थोड़े छिलके कच्चे है ना अभी 8-10 दिन बाद दोस्तों ये पांड बोलते थे इसे अपनी भाषा में। ये उसमें उतरने की सीढ़ी। थे सारी चीजें मसाला चटनी जो कुछ भी दोस्तों ये आप देखिए, नई चीज पहाड़ों की घरेलू चक्की, या आप कह सकते हैं कि घर में जो पीसने का छोटा मोटा काम वो उसी पे किया जाता था प्राचीन काल से। सील बट्टा हालांकि ये अभी भी कई जगह यूज़ होता है, सील बट्टा लेकिन अब लोग दूसरी मशीनों के सहारे अपना काम करने लगे हैं। लेकिन ये हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है, आप देखिए। दोस्तों ये देखिए, पुराने ज़माने का लॉक सिस्टम, इसमें लगी हुई चैन आपको नज़दीकी से दिखाते हैं। देखिए आप इसमें लगे पत्थरों को देखिए, कितनी बारीकी से इसमें कटाई की गई है। इसमें सीमेंट और किसी प्रकार के प्लास्टर का कोई भी इस्तेमाल, ये केवल लकड़ी और पत्थर के ही बने हैं। वही अभी इसमें भी का बोले मानवी का बोला ग्रिल मानवी हाँ जी। से बने हुए हैं। हमारे साथ गांव के बुजुर्ग दादाजी श्री राम रतन चौहान जी भी मौजूद है। हम उनका धन्यवाद करते हैं
कि उन्होंने अपना पूरा समय हमें दिया। आप ये देख सकते हैं, इसे ओबरा बोला जाता है पहाड़ी भाषा में। हम आपको ओबरा दिखाते हैं। आप ये देखिए, दोस्तों ये प्राचीन समय में, ये आज से 100-200 साल पहले जो है, ये अनाज को स्टोर करने के लिए इसे कठार कहा जाता है। ये लकड़ी की बनी होती थी और काफ़ी मजबूत लकड़ी की बनी होती है। इसमें अनाज आदि को रखा जाता था। आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा हवा आने के लिए वेंटिलेशन भी है और इसमें मिट्टी और चूने से प्लस्तर किया जाता था। आप देखिए कठार, हमारी प्राचीन अन्न भंडारण विधि। अब ये थोड़ा सा आपको जीर्ण अवस्था में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन प्राचीन समय में ये अनाज को स्टोर करने के लिए काम आते थे। दोस्तों ये प्राचीन समय के बने हुए मकानों की सबसे निचली तह, ये पशुओं को रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। आमतौर पे घर 3 मंजिला ही होते थे। सबसे नीचे वाली तह जो है उसमें पशुओं को रखा जाता था। सबसे ऊपर वाली, इससे ऊपर वाली तह अनाज वगैरह को स्टोर करने के लिए काम में लाई जाती थी और सबसे ऊपरी मंजिल में लोग खुद रहते थे। ये देखिए, अब थोड़ा ये मकान जीर्ण अवस्था में है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी अच्छी हालत में है कि इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी प्राचीन रहन सहन की तौर तरीकों का। ये देखिए दोस्तों, गांव में काम काज करते पहाड़ी लोग कृषि और पशुपालन जो मुख्य व्यवसाय है। आप देखिए, हाँ, मेरा नाम जयप्रकाश चौहान है। मैं श्रोते का रहने वाला हूँ और हम लोगों ने सेब का उत्पादन 1923 में किया है, और जो कि मास्टर भागचंद जी ने अमेरिका से सेब लाए हैं और ये सब लोगों ने, हमने इसका उत्पादन किया है। इससे हम लोगों को सबको बड़ा फ़ायदा हुआ है।
दोस्तों, वर्तमान में श्रौता एक पंचायत है जिसके अंतर्गत मुख्यतः 4 गांव का क्षेत्र आता है: श्रौता, नरैन, गराला, बृष्टु। दोस्तों, बृष्टु ब्राह्मणों का एक प्रमुख गांव है। यहाँ के ब्राह्मण पुराने समय में बहुत ही विद्वान रहे हैं, जो अपनी विद्या या जिनकी विद्या की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। तो आइए चलते हैं बृष्टु गांव, और बृष्टु गांव में इस पूरे क्षेत्र की वैदिक महत्वता से लेकर यहाँ की आधुनिक विविधताओं को समझने की कोशिश करते हैं। मैं पंडित दयानंद ग्राम बृष्टु से बोल रहा हूँ। हम यहाँ पर 28 एक परिवार रहते हैं इस गांव में, और यहाँ के जो बुजुर्ग हुए हैं हमारे इस गांव में बहुत विद्वान हुए हैं। आदिकाल से लेकर हम कोई 10-11 गांव की बरतेश्वरी और पूजा पाठ कार्यक्रम करते हैं, और हमारा कुल इष्ट देवता नारायण है, जिसके हम पुरोहित भी हैं, पुजारी भी हैं। हमारे गांव से वहाँ पर पूजा वगैरह होती है। हमारे गांव से वहाँ पर कोई धार्मिक कार्य कृत्य जो कुछ होता है वहाँ पर, उसको भी हम करते हैं। तो ऐसे भी कुल देवता को ऐसे शास्त्रों में प्राथमिकता दी गई है, जैसे कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। फिर ग्राम में भी एक देवता होता है हमारा, जिसको हम भैरव कहते हैं, भौड़ नाम से पुकारते हैं। और जगह माता जो कुंड के अंदर रहती है, जो नगर कोटि से जिसका संबंध है, जो कांगड़ा में आती है, इसलिए हम पूरे क्या नाम इलाके का कर्मकांड, ज्योतिष शास्त्र और दूसरे जितने भी कृत्य हैं उनको करते हैं। धार्मिक कृत्य जितने भी होते हैं इलाके में, उसको हम करते हैं। देवता साहब के भी जो कार्य होते हैं उसके लिए भी हम ही काम करते हैं। जब कोई पातक आ जाता है तो हमारे दूसरे गांव से पुजारी, दूसरे गांव ब्राह्मणों के पुजारी पूजा करते हैं। इसलिए अधिकतर हमारे पास खेती भी है, बगीचे भी हैं, सब कुछ है। लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदा ऐसी आ जाती है। मैं अपनी आपदा बताता हूँ। हमारे सन 78 में भी मकान गिरे थे, जब बहुत ज़्यादा फ्लड आए थे। यहाँ पर कोई 15-16 मकान गिरे थे। सन 78 के बाद हमने दूसरे नए मकान बनाए, और अभी 28 मार्च को उसका दाह संस्कार हुआ। आग लग गई उसमें जी, बिजली से आग लगी, और वहाँ पर कोई जन हानि तो नहीं हुई, ना पशु हानि हुई, और लेकिन धन हानि बहुत हुई है, जिसको हम वस्त्र मतलब पहन के वस्त्र भी नहीं बचा सके। इसलिए जो हमारा ये है, हमारी दोगड़ा वैली आती है, दोगड़ा वैली आती है। नावर का सबसे प्रमुख क्षेत्र माना गया है टिक्कर। इसको मतलब रामपुर में पहले तहसील राजाओं की चलती थी। पहले 6 महीने वहाँ बैठते थे, 6 महीने टिक्कर में होता था। वहाँ पर लंकड़ा भी रहते हैं, देवी रहती है वहाँ पर जी। उसका पूजन भी यहाँ के ब्राह्मण करते हैं, बृष्टु ग्राम के ब्राह्मण करते हैं। तो जो भी कार्यकृत्य पूजा कर्म इत्यादि का होता है, और अपनी इसके लिए आजीविका के लिए हमें बाग बगीचा, ज़मीन इत्यादि का भी काम करना पड़ता है। उससे हमारी थोड़ी बहुत इनकम होती है। लेकिन ऐसे मतलब जो क्या नाम रोड वगैरह है, उससे हम काफ़ी दूर हैं। उसमें हमारे पास रोड तो है, लेकिन वो बहुत कच्चे हैं, उसमें कोई ये नहीं हो रही है, मेंटेन नहीं हो रही है। उसके लिए भी हम सरकार से आग्रह करेंगे, जो देखेंगे इसको तो हमारा एक बृष्टु ग्राम के लिए रोड आता है, उसका अगर मेटलिंग हो। वैदिक महत्व है। यहाँ पर गुप्तवास में जब आए थे पांडव लोग, उनका भी दरिया जगह जगह अभिषेक उन्होंने बनाए हुए हैं। कहीं पर शिव का बनाया है, कहीं दुर्गा का बनाया है, कहीं दूसरे बनाए हैं। और जो हमारी जो पबर नदी है, उसका कॉन्टेक्ट सीधा यमुना नदी से है। तो जब हम यात्रा में जाते हैं तो सबसे पहले यमुना में स्नान होता है। बिना यमुना से पहले स्नान कहीं नहीं होगा। पहला स्नान हमारा यमुना में होता है, दूसरा हर की पैड़ी हरिद्वार में होता है। जब देवताओं के साथ जाते हैं, चाहे खुद जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, यमुना नदी को बहुत श्रेष्ठ माना गया है ना जी। लेकिन यहाँ पर हमारी जो दोगड़ा खड़ है, ये उधर से क्या नाम गन्नासी होते हुए
खाड़ी कटिंगन होते हुए नीचे खड़ई वगैरह उधर फरोग वगैरह होते हुए आती है और वो भी उसी नदी में मिलती है ना जी। बाकी यहाँ का कोई वैसा महत्व नहीं है। बाकी यहाँ पर लोग ठीक हैं जी, समृद्ध हैं, समृद्धशाली हैं, सब ठीक हैं, बाग बगीचे अच्छे हैं और थोड़ी कमी है सड़कों की इत्यादियों की। बाकी जो हमारा लोक कल्चर है वो भी यही है कि हम कुल देवता इत्यादि की अच्छी तरह से पूजा वगैरह करते हैं, उनको ही साक्षात भगवान मानते हैं, उनको ही सब कुछ मानते हैं। इसलिए ब्राह्मण होने के कारण मैं ये बताऊंगा कि भाई आगे भी हमारे इसमें गांव में ठीक लड़के हैं और अच्छा काम करेंगे, अच्छा प्रवतगिरी करेंगे और अच्छी ये करेंगे। तो इसलिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ। बाकी आगे प्रभु इच्छा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।